अब हम समझते हैं मार्क्सिस्ट हिस्ट्री क्या होता है। देखो क्वेश्चन भी ये है, व्हाट इज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा न्यू ट्रेंड emerged इन राइटिंग इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में एक नया ट्रेंड आया, एमर्ज मतलब उठना। तो कौन सा ट्रेंड एक नया शुरू हुआ, कौन सा एमर्ज हुआ, एक जो नया ट्रेंड हिस्ट्री को लिखना शुरू हुआ वो था मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कब लिखना शुरू किया गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। कब शुरू हुआ इंडिया में, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा न्यू ट्रेंड emerged इन राइटिंग इंडियन हिस्टोरियोग्राफी। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इज प्रोमिनेंट अमॉन्ग देम। प्रोमिनेंट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक कौन सा है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो हम हिस्ट्री लिख रहे थे उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा था, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो अब ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या होता है, तो हिस्टोरियोग्राफी विच इज़ बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स इज नोन एज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। तो जो हिस्ट्री कार्ल मार्क्स के आइडिया पे बेस्ड है उसे हम कहते हैं मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। ठीक है, तो हिस्टोरियोग्राफी विच इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ कार्ल मार्क्स इज नोन एज मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। मोर इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू क्लास स्ट्रगल। तो हमें पता है कि कार्ल मार्क्स की जो हम हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जो कार्ल मार्क्स का आइडिया था वो टोटली किस पे डिपेंडेंट था, क्लास स्ट्रगल पे। अगर हम क्लास स्ट्रगल को समझे तो क्या था कि जो दो रिच जो है, कार्ल मार्क्स में क्या था कि रिच जो है वो हमेशा पुअर को क्या करेगा, रिच जो है वो पुअर को हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा। एक्सप्लॉइट करेगा मतलब उसका इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि रिच रिच क्यों है, रिच इसीलिए रिच है क्योंकि वो किसको ओन कर रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। रिच इसीलिए रिच है क्योंकि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहा है। समझो, देखो कार्ल मार्क्स ने अपने क्लास स्ट्रगल में क्या बोला था, कार्ल मार्क्स ने अपने क्लास स्ट्रगल में बोला कि दो क्लास होगी, एक क्लास है रिच। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दो, कार्ल मार्क्स ने बोला क्लास स्ट्रगल, और क्लास स्ट्रगल में कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि दो क्लास होगी, एक होगी रिच और एक होगी पुअर। और कार्ल मार्क्स ने बोला कि जो रिच है वो पुअर को हमेशा एक्सप्लॉइट करेगा। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि रिच रिच क्यों है, क्योंकि ये कुछ ओन करता है। ओन करना मतलब इसके पास कुछ है। क्या ओन करता है ये ओन करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। हमने पढ़ा था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर और कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। तो यही है क्लास स्ट्रगल कि रिच हमेशा पुअर को एक्सप्लॉइट करेगा। रिच रिच क्यों है, क्योंकि वो क्या ओन कर रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड ज़मीन, लेबर मतलब मजदूर, और फिर क्या हो गया, कैपिटल मतलब पैसा। ठीक है, ये हम समझ गए। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लास स्ट्रगल। इसी के लिए हम क्या कह देते हैं, क्लास स्ट्रगल। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्या लिखा हुआ है समझते हैं इस सारे पॉइंट्स को। देखो थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री रिफ्लेक्ट्स कंसर्न for means of production, modes of production, as well as industrial relation. This became the center of writing of Marxist historians. तो जब ये हिस्टोरियन लोग मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखेंगे तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न किस चीज़ के लिए होगा, सबसे ज़्यादा उनको मतलब किस चीज़ से होगा, उनको सबसे ज़्यादा मतलब होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन से। अभी लग रहा होगा कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, अब इसको समझेंगे। पर पहले समझो कि अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि आज़ादी के बाद जब इंडिया में हिस्ट्री लिखना शुरू किया गया तो सबसे प्रोमिनेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट उनमें से कौन सा हिस्ट्री था, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री था। और ये जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है ये किसके आइडिया पे बेस्ड है, ये है कार्ल मार्क्स के आइडिया पे बेस्ड। अच्छा, कार्ल मार्क्स का आइडिया क्या था, क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मतलब क्या था, कार्ल मार्क्स बोल रहे थे कि जो रिच है वो हमेशा पुअर को क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट। और रिच रिच क्यों है, क्योंकि वो क्या ओन कर रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद जब कभी ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का मेन सेंटर मतलब ये लोग किस पॉइंट को लेके सबसे ज़्यादा कंसर्न रहेंगे हिस्ट्री लिखने के टाइम पे, तो तीन चीज़ को लेके रहेंगे। एक है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, एक है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और एक है इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब हम इनको समझते हैं ये सब क्या होता है। देखो
मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं, दिस डिपिक्ट्स हु कंट्रोल्स लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हम जानते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो भी इंसान क्या कंट्रोल कर रहा है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। पर हमें अब हमें समझना है मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो, द वे अ सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। तो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से सोसाइटी किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है। अच्छा, किस तरीके से प्रोड्यूस कर रही है मतलब, अब ये क्वेश्चन हो गया ना कि यार ये बात तो नहीं समझ आ रही कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो थोड़ा सा इसको और समझते हैं, ये रहा एक इमेज, इसे समझते हैं। देखो, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड होती है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है वो समझते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब देखो, जब स्टोन एज था तो क्या वहाँ पे कोई क्लास था कि कोई रिच है कोई पुअर है? नहीं। जब स्टोन एज का ज़माना था तब वहाँ पे ना तो कोई अमीर था ना तो कोई गरीब था। देखो लिखा हुआ है कि स्टोन एज के टाइम पे नो क्लास इज इक्वल्स टू नो कॉन्फ्लिक्ट। तो ना कोई अमीर था और ना कोई वहाँ पे गरीब था, सब लोग क्या थे वहाँ पे, इक्वल थे। तो वो था स्टोन एज वाला टाइम। उसके बाद एक टाइम आया स्लेवरी वाला। स्लेवरी में क्या था कि एक इंसान था जो गुलाम रखता था और एक इंसान था जो गुलाम था। तो जो गुलाम को रखता था वो गुलाम को क्या करेगा, इस्तेमाल करेगा। तो देखो, एक था स्लेव ओनर और एक था स्लेव। स्लेव ओनर मतलब जो जो अमीर आदमी है, और स्लेव मतलब जो गरीब आदमी है। तो ये सेकेंड क्लास आया। फिर आया फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म मतलब एक होगा लैंड ओनर, मतलब जिसके पास ज़मीन होगी, और वो जिसके पास ज़मीन है वो दूसरा एक आदमी रखेगा सर्व। सर्व मतलब जिसको वो काम करवाएगा। ठीक है, तो मान लो एक बहुत बड़ा ज़मींदार है, वो ज़मींदार क्या कर रहा है कि बहुत सारे लोगों को अपने ज़मीन में काम दे के रखा हुआ है। तो ये इसको हम कहते हैं फ्यूडलिज्म, ज़मींदारी सिस्टम जिसे हम कहते हैं। फिर आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब जिसमें एक अमीर आदमी बहुत सारे गरीब इंसान से अपने, जैसे एक आदमी ने अपनी कंपनी खोल ली और बहुत सारे लोगों से काम करवा रहा है, तो उसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। फिर आता है सोशलिज्म। सोशलिज्म मतलब अब अमीर कौन है, अब अमीर है स्टेट। स्टेट मतलब अब अमीर कौन हो चुका है, अब अमीर हो चुका है सरकार, और सरकार लोगों से अब गुलामी करवा रहा है। लेकिन लास्ट में आएगा कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का मतलब क्या है कि वापस से कोई क्लास होगी नहीं, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सब लोग क्या हो जाएंगे, वापस से बराबर हो जाएंगे। तो कम्युनिज्म मतलब क्या होता है कि जहाँ पे ना तो कोई क्लास है और ना तो कोई अमीर और ना तो कोई गरीब है, सब लोग क्या हो चुके हैं, इक्वल। वहाँ पे कोई एक ओनर नहीं होगा। समझ में आया ये क्या होता है पूरा मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे पेपर में ये सब नहीं लिखना है, ये सब स्टेज के प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेवरी नहीं, ये सब मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। जैसे कि देखो, जब वो स्टोन एज का टाइम था तो वहाँ पे कोई एक ओनर था ही नहीं, तो नो क्लास, कोई वहाँ पे क्लास वास थी नहीं। पर फिर आया स्लेवरी वाला ज़माना जहाँ पे एक आदमी क्या गुलाम रखता था। तो जो जो गुलाम रख रहा है वो राजा हो गया, जो जो गुलाम है वो तो उससे काम कर रहे हैं। फिर आया फ्यूडलिज्म कि जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है वो अमीर हो गया, और जिसके पास नहीं है वो क्या हो गया, गरीब हो गया। अब अमीर किसको इस्तेमाल करेगा, गरीब को। फिर आया कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म मतलब सब कुछ कौन ओन करेगा, एक प्राइवेट इंसान, है ना। अब वो आदमी क्या करेगा, दूसरे को अपना गुलाम बना के रखेगा। फिर आया सोशलिज्म। सोशलिज्म अब यहाँ पे कौन मेन अमीर है, सरकार। और सरकार फिर किससे काम करवाएगी, लोगों से। तो अमीर कौन हो गया, सरकार। पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नहीं, एक ज़माना आएगा जिसको हम कहते हैं कम्युनिज्म, जहाँ पे कोई क्लास होगा ही नहीं, कोई अमीर गरीब होगा ही नहीं। तो इसी को हम कहते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन। अब तुम्हें इतना तो जानना, डिटेल में याद रखना नहीं, बस याद रखना है ये पॉइंट। ये देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स जो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री है उसका मेन कंसर्न किसके साथ है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब देखो, मान लो कोई एक कंपनी है, तो उस कंपनी में जो ओनर है उसका कैसा रिलेशन है अपने जो उसके यहाँ पे काम कर रहे हैं उसके साथ, इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखो, हर जगह रिलेशन होगा ना। स्लेवरी वाला हमने पॉइंट पढ़ा, यहाँ पे जो ओनर है वो अपने स्लेव के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है। फ्यूडलिज्म में लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मतलब जिसने ज़मीन ओन करके रखा है और जिसको अपना गुलाम रखा है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब तुम्हें इतना डिटेल में जाके तो वहाँ पे समझाना नहीं है, बस तुम्हें दो तीन पॉइंट्स याद रखने, क्या रखना है देखो। आज़ादी के बाद इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा जो हिस्ट्री इंडिया में एमर्ज हुई वो कौन सी हुई थी बेटा, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी।
मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी किसके आइडिया पे बेस्ड है? वो है कार्ल मार्क्स के आइडिया पे बेस्ड है। कार्ल मार्क्स की आइडिया क्या थी? उसकी आइडिया थी क्लास स्ट्रगल, कि जो रिच है वो पुअर को क्या करेगा? एक्सप्लॉइट करेगा। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का मेन कंसर्न क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब तुम्हें इसका डिटेल नहीं याद रखना है, बस क्योंकि मैं डिटेल इसलिए बता दिया ताकि तुम्हें एक्चुअली ये 3 पॉइंट तो याद ही रहे कि मार्क्सिस्ट हिस्ट्री का मेन कंसर्न या उसके सेंटर में क्या है? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल रिलेशन। सेकेंड, अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। हाउ एवरी सोशल इवेंट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल वॉज एनालाइज एंड इट बिकेम द थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस। अब देखो कैसे हर एक सामाजिक चीज़ लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क पड़ता है, वो भी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में हम लिखते हैं। ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें लिखना ही लिखना है वो ये है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन स्टडी द ट्रांजिशन दैट टुक प्लेस इन कास्ट सिस्टम। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने एक और चीज़ क्या पढ़ना शुरू किया? ट्रांजिशन दैट टुक प्लेस इन कास्ट सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है? देखो समझाता हूँ मैं। देखो अब इंडिया में ना एक कास्ट सिस्टम है। तुम अगर देखो सबसे टॉप पे कौन होते हैं? ब्राह्मण्स। उसके बाद कौन आएंगे? क्षत्रिय। उसके बाद में वैश्य। उसके बाद में शूद्र। और सबसे नीचे कौन है? अनटचेबल्स, या फिर इसे हम कहते हैं दलित्स। तो इसे हम कहते हैं कास्ट। तो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं कि ये कास्ट सिस्टम आया ही कैसे, है ना? पहले तो ऐसा नहीं होगा ना कि कुछ लोग अनटचेबल है, कुछ लोग शूद्र हैं, कुछ लोग वैश्य है, कुछ लोग क्षत्रिय हैं, कुछ लोग ब्राह्मण है। पहले तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये ट्रांजिशन, ये बदलाव कैसे हुआ कि ये कास्ट सिस्टम आया, इसी को हम कहाँ पढ़ते हैं? मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में। तो हिस्टोरियन इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं कि ट्रांजिशन कैसे आया कास्ट सिस्टम में, सब कास्ट सिस्टम आया ही कैसे। देखो ये क्या कास्ट सिस्टम क्या है? जो ब्राह्मण है वो कौन होते हैं? जिसको हम प्रीस्ट कहते हैं, पंडित, उनको हम कहते हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय कौन है? जो वॉरियर क्लास है, जो फौज आर्मी वाले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षत्रिय। वैश्य कौन है? जो बिजनेस क्लास वाले होते हैं। और शूद्र कौन है? लोअर कास्ट, ठीक है, जो दूसरों की सेवा करते हैं। और लास्ट में आता है बिलो दिस अनटचेबल्स। तो ये सब कैसे आया, ये सब कास्ट आई कैसे, ये भी हम पढ़ते हैं, है ना? ये भी इस मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इसके बारे में भी लिखते हैं। देखो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन स्टडी द ट्रांजिशन दैट टुक प्लेस इन द कास्ट सिस्टम। आई होप आप समझ में आ गया होगा। बस इतना ही है। बस अब तुम्हें कुछ और नाम याद रखना है कि कौन कौन इंडिया में मार्क्सिस्ट हिस्ट्री लिख रहा था। नोटेबल इंडियन हिस्टोरियंस हु अडॉप्टेड मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वेयर दामोदर कोसाम्बी। तो एक कौन थे? दामोदर कोसाम्बी। दूसरे कौन है? कॉमरेड श्रीपद डांगे, और शरद पाटिल, और राम शरण शर्मा। तो तुम्हें 2-3 इसमें से नाम याद रखने। द राइटिंग रिफ्लेक्ट्स मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये जो लिखा है वो किसके बारे में बता रहा है? मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, मार्क्सिस्ट आइडिया के बारे में। कॉमरेड डांगे वॉज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। तो कॉमरेड डांगे ने कौन सी पार्टी शुरू की थी? इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी।